नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, बता देते हैं मध्य प्रदेश राजपत्र में किस प्रकार का जो संशोधन हुआ है और उससे क्या क्या आपको लाभ और हानि हो सकती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो बात कर लेते हैं अभी जो संशोधन हुआ है उसके बारे में। तो ये संशोधन सभी परीक्षाओं के लिए किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं आरक्षण किस प्रकार से दिया जाता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, जो अफर्मेटिव एक्शन होता है उसमें किस प्रकार से जो व्यवस्था होती है उसे जान लेते हैं। तो आरक्षण में बता दूं, या रिजर्वेशन या फिर आप दे सकते हैं जो प्रेफरेंस या प्राथमिकता दी जाती है वो किस बेसिस पर दी जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि कुछ सीट्स जो होती हैं वो यूआर श्रेणी की होती हैं, यानी उन सीटों पर सभी प्रकार के कैंडिडेट हैं वो इक्वल वेटेज रखते हैं जब तक कि वो किसी प्रकार का लाभ नहीं लेते। तो इस लाभ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में बता दूं। तो इस लाभ में केवल वो चीज़ें समाहित की जाएंगी जैसे कि जिसमें आपने कोई एक्सटेंशन लिया हो, यानी कि जो क्राइटेरिया जो है जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई होता है जिस हद तक अप्लाई होता है। जैसे कि मान लीजिए यदि जनरल कैटेगरी के लिए जो दिया गया उम्र की सीमा है, यदि उम्र की सीमा है 40 वर्ष, यदि कोई कैंडिडेट 40 वर्ष के अंदर जो आरक्षित श्रेणी का है वो अप्लाई करता है तो वो अनारक्षित श्रेणी के लिए क्वालिफाई कर सकता है। वहीं यदि कोई कैंडिडेट 45 वर्ष का है तो उसको आरक्षण का लाभ तो उसकी अपनी कैटेगरी में मिलेगा, लेकिन यदि उसके मार्क्स ज़्यादा भी आते हैं तो उसे जो है लाभ अन्य श्रेणी में नहीं मिलेगा, यानी अनारक्षित श्रेणी में नहीं मिलेगा। तो इसका आप ध्यान रखिए। वहीं एक केस जो ओबीसी महिला ने पहले भी अप्लाई कर चुका था कि यदि उसे उम्र के आधार पर उन्होंने लाभ नहीं लिया है तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी में लिया जाए। तो इससे क्या लाभ होंगे तो आप देख लीजिए। तो देख लीजिए ये संशोधन कब किया गया है। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 309 के द्वारा जो शक्तियां हैं उनका राज्यपाल ने उपयोग किया है और मध्य प्रदेश जो सेवा परीक्षा 2015 थी उसमें संशोधन कर दिया है। तो आप देख लीजिए 2015 में किसकी सरकार थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो संशोधन पहले किया गया है वो आपके साथ, या जो आरक्षित श्रेणी की थी उनके साथ किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो आरक्षण की जो पहले से व्यवस्था की गई थी उसके साथ धोखा हुआ था। और देख लेते हैं कि अनारक्षित श्रेणी में जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनमें किस प्रकार से अब ये जो आरक्षित श्रेणी जो रहेंगी उनका जो कट ऑफ है अब किस प्रकार से वेरी करेगा। तो देख लीजिए। तो पहला मैंने आपको बता चुका हूँ कि परिभाषा क्या रहेगी और शिथिलीकरण से क्या अभिप्राय। तो जैसा कि आप जानते हैं जो शिथिलीकरण से मैंने पहले बता दिया परीक्षा छूट, यानी यदि आपने शुल्क में जो ली है मतलब आपकी परीक्षा शुल्क कम लगती है या फिर आपने यात्रा भत्ता लिया, उसके अलावा यदि आप कोई विशेष लाभ लेते हैं, जैसे कि लाभ की बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया उम्र सीमा, तो उम्र सीमा ही इसमें एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। ठीक है, यदि आपने उम्र सीमा का जो है लाभ लिया है तो आप जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या है तो प्रारंभिक परीक्षा में जो भी रहेगा तो इसमें किस प्रकार से रहेंगे नियम देख लीजिए। तो प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो विज्ञप्ति रहेगी उस रिक्तियों के 20 गुना की संख्या में प्रवर्ग बार अभ्यर्थियों को इस सत्र के अध्ययन रखते हुए मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी संख्या रहेगी उसमें 20 गुना अभ्यर्थी अब चुने जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब 20 गुना कैंडिडेट आप प्राथमिक परीक्षा जो रहेगी उसके जो पहले 15 गुना होते थे अब उन्हें 20 गुना कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें किस प्रकार से चुना जाएगा उसकी व्यवस्था दी गई। अभ्यर्थियों को इस सत्र के अध्ययन रखते हुए मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जाएगा कि अभ्यर्थियों ने उतने न्यूनतम अंक अर्जित किए हैं, ठीक है, जितने की आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य सभी अभ्यर्थियों को जो कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करते हैं मुख्य परीक्षा हेतु अर्हित घोषित किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है, मान लीजिए आप जो है अनारक्षित श्रेणी, ठीक है, जनरल श्रेणी के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं यानी ओबीसी कैंडिडेट, तो जो जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको उन 20% में भी गिना जाएगा प्लस उन्हें ओबीसी में भी गिना जाएगा, जो कि प्राथमिक परीक्षा के बाद रहेंगे। इन केस यदि उनका जो है मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो उनको जो है मुख्य परीक्षा में
जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। यदि उनके मार्क्स कम आते हैं तो वह ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, ऐसा ही एससी एसटी के लिए, ठीक है। वहीं सर्वप्रथम क्या रहेगा, प्रारंभिक चरण में जो अनारक्षित वर्ग कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, ठीक है, उसके उपरांत या फिर क्या होगा कि जो आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट, तो इसमें अच्छी बात यह है कि इसका फ़ायदा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी मिलेगा, ठीक है। तो यदि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कोई उम्र की सीमा बंधित नहीं है तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, जो कि हमेशा से होता आ रहा, ठीक है। तो कट ऑफ के अधिक या बराबर अंक प्राप्त करते हैं उन कैंडिडेट को उसमें शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो दूसरा चरण जो रहेगा उसमें क्या किया जाएगा। दूसरे चरण में ये रहेगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अलग अलग जो रहेंगे वो कट ऑफ निर्धारित करेंगे, उनकी अलग अलग फिर वो वर्गवार कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों के जो है हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है उसके हिसाब से जो है कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। तो बड़ा ही सरल है, इसको समझना कोई कठिन नहीं। वहीं समस्त 5 इस प्रकार से क्या होगा, 5 कट ऑफ श्रेणियाँ बनेंगी। अब इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या होगा कि ओबीसी का जो कट ऑफ, अभी आप देखते थे कि ओबीसी का जो कट ऑफ रहता था वो जनरल से भी ज़्यादा चला जाता था, जो कि मुमकिन नहीं है, जो कि संविधान में व्यवस्था की गई है उसके हिसाब से यदि ये पहले होता आ रहा है तो वो काफ़ी गलत है, ठीक है। इसलिए केस लग गया था जो कहीं ना कहीं सही था, ठीक है, जहाँ तक न्याय व्यवस्था या संविधान में जो व्यवस्था की गई उसके अनुसार, ठीक है, उसका मत देते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मुख्य परीक्षा में जो भी पास होंगे वो 3 गुना रहेंगे। उस 3 गुना प्रभाव अभ्यर्थियों में क्या शर्त रहेगी कि साक्षात्कार हेतु उन्होंने न्यूनतम उतने अंक प्राप्त कर लिए हैं जो कि आयोग द्वारा निर्धारित हैं, ठीक है। जो मिनिमम कैंडिडेट जो कट ऑफ है उसको पार कर चुके हैं, साथ में जो सीट रहेंगी उसको भी उसका 3 गुना जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उसके आधार पर रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। तो वही सभी पहले अनारक्षित वर्ग की, फिर एससी एसटी ओबीसी की, इस प्रकार से 5 श्रेणियाँ बनाई जाएंगी, ठीक है। और इसमें क्या है, तो साक्षात्कार के पश्चात आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसमें मुख्य परीक्षा साक्षात्कार में कुल अंक, ठीक है, उनके अनुसार तैयार की जाएगी, ठीक है। समान अंक वाले अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम आदेश द्वारा मापदंड के अनुसार होगा। तो जिनके भी सेम मार्क्स आते हैं उसमें क्या किया जाता है, उसमें देखे जाते हैं उनके प्री के मार्क्स, मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स। यदि ये तीनों भी बराबर होते हैं फिर देखा जाता है उसकी एज, जो भी कैंडिडेट एज में अधिक होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। यानी जो बड़े रहेंगे कैंडिडेट उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी छोटे कैंडिडेट उम्र में, ठीक। तो यही पूरा क्रम होता है। तो ये पूरा जो है संशोधन था जो कि पीएससी से लेके सभी प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उनमें अब लागू किया जाएगा। तो ये राज्य सेवा जो परीक्षाएं हैं उनमें अब ये संशोधन कर दिया गया है। जनरली व्यापम की जो भी परीक्षाएं थी वो सब क्या होती थी कि एक ही स्टेप की परीक्षा होती थी। एक स्टेप की परीक्षा आप जानते हैं ना कि सिर्फ उसमें एक ही पेपर होता था, उसके बेसिस पे मेरिट बन जाती थी। उसमें इस प्रकार का नाटक नहीं होता था क्योंकि जो 3 चरण की परीक्षाएं होती हैं जैसे कि जिनमें मेंस, प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, तो उनमें इस प्रकार की परेशानी आ जाती थी। तो उसी का जो है संशोधन कर दिया गया वो संविधान के अनुसार इसमें व्यवस्था कर दी गई है। इसका लाभ जो रहेगा ओबीसी कैंडिडेट जो रहेंगे और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट उनको निश्चित तौर पर मिलेगा क्योंकि उनका जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई चला जाता था। अब इसी में संशोधन रहेगा, तो इस प्रकार की ये व्यवस्था की गई है। वहीं 27% का आरक्षण भी लागू कर दिया जाएगा क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में रिट थी वो भी अब क्लियर कर दी जाएगी। तो इस प्रकार की पूरी जानकारी थी।
जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अ, तो आप सभी का धन्यवाद। और कोई अपडेट होगा परीक्षा के विषय में आपको ज़रूर बताऊँगा। आप सभी का